चलो आप लोगों का कहाँ तक हो गया था भाई पिछली क्लास में? हम्म? हृदय की कार्य प्रणाली बताई थी आपकी कि हृदय किस तरह से वर्किंग करता है, उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था हम लोगों ने। इसके अलावा हृदय के फैक्ट पढ़ लिए थे। पहला कृत्रिम हृदय के बारे में देख लिया था। हृदय ट्रांस हृदय जो स्थानांतरण है वो किस तरह से होते हैं वो देख लिए थे आपने। इस तरह की चीजें देख ली थी हमने लोगों ने पिछली क्लास में। अब उसी में देखते हैं हम लोग, यदि जो हृदय है, किस हृदय के, यदि आपसे पूछ लिया जाए हृदय का जो बाहरी आवरण है, जो हृदय है, यदि इस हृदय में ही आप लोग देखो कि जो हृदय है, इस हृदय का जो बाहर वाला जो आवरण है, तो आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था हृदय की संरचना या उसकी कार्य प्रणाली में से, तो यदि उसमें देखा जाए कि हृदय का जो बाहर का जो आवरण है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हृदय कैसा है, एक दोहरा आवरण है। ये कैसा है, दोहरा आवरण पाया जाता है चारों ओर हृदय के। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है, में लिख देना आप लोग, हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला जो आवरण है, उस आवरण को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को कहा जाता है पेरिकॉर्डियल। पेरिकॉर्डियल आवरण, क्या पेरिकॉर्डियल आवरण कहा जाता है, आप लोग कह सकते हो। पेरिकॉर्डियल आवरण कह सकते हो, क्या फुफ्फुस आवरण कह सकते हो। पेरिकॉर्डियल आवरण कह सकते हो, या आप लोग क्या कह सकते हो, फुफ्फुस आवरण कहा जा सकता है आपको। तो एक पेरिकॉर्डियल आवरण पाया जाता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं हम लोग। क्या कहा जाता है, हृदय आवरण कहा जाता है। फुफ्फुस तो क्या हृदय आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा आपके, पेरिकॉर्डियल आवरण, या आप लोग क्या कहोगे, हृदय आवरण। क्या नाम दोगे आप लोग, हृदय आवरण नाम दोगे या पेरिकॉर्डियल आवरण दोगे। लेकिन ये जो आवरण है, इस आवरण जो आपने देखा था कि ये हृदय के चारों ओर इस तरह से दोहरा आवरण था, ये देखा था आप लोगों ने। और उसमें इस तरह से देखा था कि उसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। अब इसके अंदर जो द्रव पदार्थ पाया जाता है, उस द्रव पदार्थ का नाम क्या है, पेरिकॉर्डियल द्रव। के अंदर एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, उस द्रव पदार्थ का नाम क्या है आपके, पेरिकॉर्डियल, पेरिकॉर्डियल द्रव है। हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकॉर्डियल आवरण कहते हैं। और उसमें पाए जाने वाला जो द्रव पदार्थ है वो क्या कहलाता है, पेरिकॉर्डियल द्रव कहलाता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है उस हृदय में से। इसके अलावा आप लोगों को वहां से ध्यान रखना है उस हृदय में से और कौन सी चीजें जो आपके लेवल पर काम आ सकती है। आप लोगों ने देखा था कि हृदय धड़कन, आप लोगों ने क्या देखी थी, हृदय धड़कन। तो इस हृदय धड़कन में आप लोगों ने देखा था कि हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, लगभग 72 से 78 के फिर में माना जाता है पर मिनट हृदय धड़कता है। यदि आपसे कहा जाए एक बार जो हृदय की धड़कन है, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करता है, यदि आपसे कहा जाए एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करेगा, तो आपको ध्यान रखना है 70 mm करेगा। जैसे ही एक हृदय धड़कन कंप्लीट होगी, एक हृदय धड़कन किसको कहा जा रहा था आपके, एक हृदय चक्र हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था आपके, स्टॉल और डाइस्टॉल। तो ये एक हृदय धड़कन या एक चक्र में लगभग कितना पंप करेगा, 70 mm पंप करेगा ये, लगभग 70 mm क्या करता है, पंप करता है। और ये जो आयतन है तो पंप किया जाता है या भेजा जाता है, इस आयतन को क्या कहा जाता है, स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। इस आयतन का नाम क्या है आपकी, तो लिख देना आप लोग, इस आयतन का नाम है स्ट्रोक आयतन। ये जो आयतन है वो आयतन किस नाम से जाना जाएगा, तो स्ट्रोक आयतन के नाम से जाना जाता है। हृदय जो धड़कन है, तो एक धड़कन में लगभग 70 mm रक्त पंप होता है।
इस आयतन को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस आयतन को यदि आपसे पूछा जाए किस नाम से जाना जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टोक आयतन के नाम से जाना जाता है। स्टोक आयतन के नाम से इसको जाना जाता है आपके। तो इन चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चीजों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि हृदय में आप लोग वो परिसंचरण तंत्र में घटक पढ़ोगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी? एक तो आपने पढ़ा था क्या? रुधिर, एक हृदय, और एक कौन सी है? रुधिर वाहिका। दो चीजों को आप लोग पढ़ चुके हो, एक तो हृदय को पढ़ चुके हो आप, हृदय के कुछ पॉइंट थे ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें? रुधिर को आप लोग पढ़ चुके हो। अब क्या बच गई? रुधिर वाहिकाएं। कौन सी बच गई आपकी? रुधिर वाहिकाएं बच गई आपके। तो अगला है आपके, वो क्या है? रुधिर वाहिकाएं। अगली जो है वो क्या है आपके? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं। अब रुधिर वाहिकाओं को देखा जाए, यदि आपसे पूछा जाए रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी आप लोगों को रुधिर वाहिकाएं? तो रुधिर वाहिकाओं में एक तो आप लोगों के लिए क्या बताई थी? धमनी। एक बताई थी क्या? सिरा। और एक बताई थी आपकी क्या? केशिकाएं। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं बताई थी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो बताई थी रुधिर वाहिकाएं वो कुल कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। एक तो बताई थी आपकी धमनी, एक बताई थी आप लोगों के लिए सिराएं, एक बताई थी आप लोगों के लिए केशिकाएं। केशिकाएं। तो धमनी, सिरा और कौन सी बताई थी आपकी? केशिकाएं बताई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो धमनी है, ये धमनी और सिराओं में क्या अंतर है? तो केशिकाएं तो क्या काम करती हैं? तकों में पहुंच करके धमनी और सिराओं को जोड़ती हैं। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो इनका तो क्या काम है? धमनी और सिराओं को जोड़ना। धमनी व सिराओं को जोड़ना, इनका तो काम क्या हो गया? केशिकाओं का तो धमनी और सिराओं को जोड़ना हो गया। अब बात आती है जो धमनी और सिराएं, इनमें क्या अंतर है आपके? धमनी और सिरा दोनों में क्या अंतर है? तो देखो धमनी और सिराओं में क्या अंतर है यदि देखा जाए, तो जो धमनी है वो धमनी कहाँ पाई जाती है आपके? तो आपको जो दिखाई देती हैं ये नसें, ये तो क्या रहती हैं? सिरा। तो क्या रहती हैं? सिरा। मतलब ये अंदर धसी हुई रहती हैं। तो आप लोग कह सकते हो धमनी अंदर अंदर मांसपेशियों में, अंदर मांसपेशियों में धसी हुई पाई जाती हैं। तो अंदर मांसपेशियों में धसी हुई पाई जाती हैं जो धमनी होती हैं। जबकि सिराओं पर आप लोग बात करोगे तो सिराएं कहाँ पाई जाती हैं? तो सिराएं पूरी सतह पर पाई जाती हैं। तो यदि सिराओं की बात करें कि सिराएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिराएं ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, जबकि धमनी कहाँ पाई जाती हैं? अंदर धसी हुई पाई जाती हैं। एक तो ये। दूसरा, ये जो सिराएं हैं, ये सिराओं का यदि रंग आपसे पूछा जाए कैसे रंग की होती हैं, तो लाल रंग की होती हैं। सिराएं लाल रंग की होती हैं। लेकिन धमनियों का यदि आपसे रंग पूछा जाए तो इनका रंग कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, पीला बैंगनी रंग होता है। पीला बैंगनी रंग होता है इनका, नीला बैंगनी रंग होता है। तो सिराओं का नीला बैंगनी रंग होता है, जबकि धमनियों का रंग कैसा होगा आपके? लाल रंग होगा। धमनियों का रंग लाल होगा। या आपको एक अंतर टाइप के ध्यान रखने हैं दोनों में, लिखते चलें आप लोग, अंतर टाइप के ध्यान रखने हैं इन दोनों में। कि जैसे
धमनी अंदर मांसपेशियों में धसी रहती हैं, सिराएं कहाँ पाई जाती हैं? ऊपर पाई जाती हैं, ऊपरी सतह पर। तो धमनियों का रंग कैसा होगा? लाल। जबकि सिराओं का कैसा होता है? नीला बैगनी रंग होता है आपके, नीला बैगनी रंग होता है आपके। ये जो धमनी है, इन धमनियों में देखोगे तो इनकी जो भित्ति है वो कैसी होगी? मोटी। भित्ति कैसी होगी आपकी? मोटी होती है। तो इनकी जो भित्ति है, या जिसको आप दीवार कहते हो या भित्ति कहते हो, तो इनकी भित्ति कैसी होगी आपके? मोटी होती है। और मोटी के साथ साथ कैसी होती है? पेशीय। मोटी व पेशीय भित्ति पाई जाती है। धमनियों की जो भित्ति है, क्योंकि अंदर धसी रहती है इसलिए मोटी पाई जाती है, क्योंकि अंदर प्रेशर रहेगा। तो इनकी भित्ति कैसी होगी? मोटी व पेशी होगी। जबकि सिराओं की आप लोग भित्ति की बात करोगे तो सिराएं, सिराओं की भित्ति किस प्रकार की पाई जाएगी? तो सिराओं की भित्ति कैसी होगी? पतली होगी। तो ये तो ऊपर ही पाई जाती है आपके, कि पतली होती है और कैसी होती है? लचीली। पतली और कैसी होती है? लचीली होती है। तो ये पतली होती है और लचीली होती है, जबकि इनकी कैसी होती है? मोटी और पेशीय पाई जाती है। तो इनकी भित्ति मोटी और पेशी होगी, जबकि इनकी भित्ति कैसी होगी? पतली और लचीली भित्ति पाई जाती है किनकी? सिराओं की। तो सिराओं की पतली और लचीली होगी, जबकि धमनियों की मोटी और पेशीय भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा और धमनियों और सिराओं में और क्या विविधताएं पाई जाती हैं? तो ये यदि व्यास के आधार पर बात किया जाए, व्यास के आधार पर बात करो, तो ये इनकी जो अंदर से ये जो व्यास है, ये वाला, ये जो व्यास है, ये व्यास क्या होता है? कम होता है, कम होता है। जबकि सिराओं का व्यास क्या होता है? अधिक। का जो व्यास है या जो चौड़ाई है, अंदर की जो चौड़ाई है वो क्या होगी आपके? अधिक होगी। तो इनका व्यास या चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है, बजाय किसके? धमनियों के। तो धमनियों का व्यास या चौड़ाई कम होती है, जबकि सिराओं का क्या होता है? अधिक होती है, ज्यादा व्यास वाली सिराएं होती हैं आपके। धमनी खाली होने पर चिपकती नहीं है, जबकि सिरा खाली होने पर क्या होती हैं? चिपक जाती हैं। धमनी, धमनी खाली होने पर, खाली होने पर चिपकती नहीं है। धमनी खाली होने पर चिपकती नहीं है, जबकि सिराएं खाली होने पर क्या होती हैं? चिपक जाती हैं। खाली होने पर चिपक जाती हैं। धमनी खाली होने पर नहीं चिपकेंगी, जबकि सिराएं खाली होने पर क्या होंगी? चिपक जाती हैं आपके। सिराएं खाली होने पर क्या होती हैं? चिपक जाती हैं। और वैसे एक अंतर देखें इनमें, जो हम लोगों के लेवल पर काम आ सकता है कि किस तरह की वैसे एक और अंतर है धमनी और सिराओं में। तो धमनी खाली होने पर चिपकती नहीं है, जबकि सिराएं क्या होती हैं? खाली, जैसे ही खाली होती हैं तो ये क्या होती हैं? चिपक जाती हैं आपकी। अब इनकी मोटाई, व्यास कम है या चौड़ाई कम है, ऐसा कह सकते हो कि इनकी धमनियों की, किसी चीज की चौड़ाई ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो अधिक प्रेशर से बहता है रुधिर किसमें? धमनियों में। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है हृदय में कि धमनियां क्या काम करती हैं? हृदय से रक्त को क्या ले जाती हैं? विभिन्न अंगों तक। ये रक्त को, ये रक्त को हृदय से, ये रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो ये रक्त को हृदय से कहाँ ले जाएंगी? दूसरे अंगों तक ले जाएंगी। जबकि इसमें आप लोगों ने पढ़ा था किसमें? सिराओं में, कि रक्त अंगों से कहाँ आ रहा था? हृदय की ओर। अंगों से हृदय की ओर आ रहा था। तो ये सिरा क्या करती हैं? अंगों से रक्त को किधर लाती हैं? अंगों से रक्त हृदय की ओर लाती हैं। तो ये तो अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, जबकि ये रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती हैं? अंगों की ओर रह जाती हैं धमनियां है जो। इस चीज को तो आप लोगों ने पढ़ा था या देखा था आपकी, जब हृदय की कार्य प्रणाली आप लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था इस तरह से आप लोगों ने। अब और देखें और क्या चीजें हैं जो हम लोगों के लेवल पर काम आ सकती है। और देखें और क्या चीजें जो हम लोगों के लेवल पर काम आ सकती है इसमें। तो जो धमनी है,
अब धमनियों का व्यास या चौड़ाई क्या होगी, कम, इसलिए रुधिर क्या होगा, अधिक दाब से बहेगा क्योंकि अन्य अंगों तक पहुंचना है। तो आप लोग कह सकते हो कि रुधिर रुधिर अधिक अधिक रुधिर अधिक दाब से बहता है, जबकि प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ, चौड़ाई कम होगी तो, जबकि यहाँ बहुत चौड़ाई ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग कह सकते हो रुधिर क्या है, कम दाब से बहता है। और वैसे भी पतली है, प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा, तो रुधिर कम दाब से बहता है। रुधिर क्या है, कम दाब से बहेगा, जबकि इनमें रुधिर क्या होता है, उच्च दाब से बहता है, तो इनमें रुधिर अधिक दाब से बहता है, जबकि इनमें क्या हो जाएगा, रुधिर कम दाब से बहता है। तो रुधिर इनमें कम दाब से बहेगा, इनमें ज्यादा दाब से बहता है, एक अंतर है। कपाटों की स्थिति देखोगे तो जो धमनी है इनमें क्या नहीं पाए जाएंगे, कपाट नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें कैसा रक्त बहता है, धमनियों में ऑक्सीकृत, धमनियों में कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है, इसलिए इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते। तो आप कह सकते हो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, इनमें जो कपाट होंगे वो कपाट कैसे होंगे, अनुपस्थित। तो आप लोग लिख दीजिए इसमें कपाट क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। जबकि आप लोग सिरा जब पढ़ोगे तो सिराओं में जो कपाट हैं, क्योंकि अनऑक्सीकृत रक्त बहता है इसलिए वापस नहीं आ जाए, उससे बचने के लिए इनमें कपाट क्या है, पाए जाते हैं, तो इनमें कपाट उपस्थित होते हैं, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, कपाट उपस्थित होते हैं, जबकि धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं। तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं आपके। इनमें रुधिर अधिक दाब से बहता है, जबकि उनमें क्या है, रुधिर कम दाब से बहता है आपके। रुधिर कम दाब से बहता है तो कपाट इनमें अनुपस्थित है, और इनमें कपाट क्या है, पाए जाते हैं। तो ये कपाट का अंतर है। और देखें और क्या अंतर है इनमें दोनों में, धमनियों और सिराओं में। धमनियों में आप लोग देखोगे तो कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीकृत, क्योंकि हृदय से रक्त को कहाँ ले जा रही है, ऑक्सीकृत रक्त को अंगों तक ले जा रही है, तो इसलिए धमनियों में रक्त कैसा बहता है, यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। तो इनमें इनमें ऑक्सीकृत इनमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है, तो धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त बहता है, जबकि स्राव में कैसा बहता है, अनऑक्सीकृत। इनमें अनऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। तो अनऑक्सीकृत रक्त बहता है इनमें, स्राव में अनऑक्सीकृत बहता है, जबकि धमनियों में कैसा बहता है, ऑक्सीकृत बहता है। तो ये धमनी और स्राव में क्या है, एक अंतर है दोनों में। धमनी और जो स्राव हैं उनमें अंतर है ये प्रॉपर रूप से, कि धमनी क्या होंगी, स्राव क्या होंगी, या दोनों में क्या विविधताएं या क्या अंतर है। तो आप लोगों ने देखा था कि जो धमनी और स्राव में अंतर जो आप लोगों ने देखा है वो क्या देखा है, देखो आपने देखा कि धमनी और स्राव में जो अंतर है, धमनी तो अंदर मांसपेशियों में धसी हुई रहती हैं, जबकि सिराएं कहाँ होती हैं, बाहरी सतह पर होती हैं, सिराएं बाहरी सतह पर होती हैं। धमनियों का रंग कैसा होगा, लाल, जबकि सिराओं का कैसा है, नीला बैंगनी है। इनकी भित्ति कैसी है, मोटी, और ये कैसी है, पेशी है, जबकि इनकी भित्ति कैसी है, पतली और लचीली है। चौड़ाई देखी जाए तो धमनियों की चौड़ाई कम होती है बजाय किसके, सिराओं के, तो सिराओं का व्यास या चौड़ाई क्या होगा, ज्यादा। धमनी खाली होने पर क्या है, चिपकती नहीं है, जबकि सिराएं क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं आपकी। ये रक्त को हृदय से क्या है, विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि ये रक्त को केवल अंगों से कहाँ लाती हैं, हृदय की ओर लाती हैं। ये रुधिर अधिक दाब से बहता है इनमें, और जबकि इनमें क्या बहता है, कम दाब से बहता है। इनमें कपाट नहीं होंगे, इनमें कपाट पाए जाएंगे। इनमें ऑक्सीकृत रक्त होगा, इनमें कैसा होगा, अनऑक्सीकृत रक्त होगा। तो एक तो ये अंतर है। इसके अलावा आप लोग देखते हो कि सिरा सिरा कहाँ पाई जाती है, ऊपर वाले भाग पर। सिराएं कहाँ पाई जाती हैं, ऊपर वाले भाग पर पाई जाती हैं। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं
भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं किस में होंगी? श्राव। श्राव में ही होती हैं जितनी भी क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जितनी भी, जैसे ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड जो सैंपल लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? श्राव से लिया जाता है। तो ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाएगा? ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाएगा? श्राव से। कोई ड्रग्स लगानी है वो भी कहाँ लगाई जाएगी? श्राव में। ड्रग्स भी कहाँ लगाई जाएगी? श्राव में लगाई जाएगी। इसके अलावा जो ड्रिप चढ़ानी है, कोई बोतल वगैरह लगानी है, वो भी इसी में। ड्रिप, इंजेक्शन, ब्लड सैंपल लेना है, ड्रग्स से, ड्रिप है, इंजेक्शन आदि आदि क्रियाएं कहाँ की जाती हैं? श्राव में। ये सब क्रियाएं श्राव में होंगी। ब्लड सैंपल लेना है, श्राव से लिया जाएगा। ड्रग्स कहाँ लगाई जाएगी? श्राव में। ड्रिप कहाँ लगाई जाएगी? श्राव में। इंजेक्शन भी कहाँ लगाए जाएंगे? श्राव में लगाए जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि मृत्यु के बाद किस रुधिरवाहिका में रक्त शेष रहता है? श्राव में रहेगा। भाई धमनियों में तो पंपिंग से आ रहा है रक्त, मृत्यु का मतलब हृदय की पंपिंग क्या हो गई? रुक गई। अब हृदय की पंपिंग रुक गई तो धमनियों में तो रक्त नहीं रहेगा, किस में रहेगा? श्राव में रहेगा। तो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात रक्त भरा रहता है। वो कहाँ भरा रहता है? श्राव में भरा रहता है। तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात भी रक्त कहाँ भरा रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्राव में भरा हुआ रहता है। कहाँ पर रहता है? आपके श्राव में भरा हुआ रहता है। श्राव में भरा हुआ रहता है आपकी मृत्यु के पश्चात भी रक्त। तो इस तरह की चीजें श्राव में हो गई। लेकिन आप लोग देखते हो एक अपवाद है, यहाँ पर धमनियों में भी एक अपवाद है और श्राव में भी क्या है? एक अपवाद है। धमनियों में जो अपवाद है उस अपवाद का नाम क्या है? आपकी धमनियों में जो अपवाद है उस धमनी का नाम क्या है? उसको कहा जाता है क्या? पल्मोनरी। पल्मोनरी धमनी, क्या इसी को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस धमनी, क्या इसी को क्या कहा जाता है? असत्य धमनी। इन नामों से किसको जाना जाता है? इस धमनी को जाना जाता है। इस धमनी में क्या अलग से था? मैंने आपको बताया था। तो ये धमनी क्यों अपवाद है, क्या अलग से था? तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि इस धमनी में क्या अलग से था? एक तो ये रक्त को किधर से ले जा रही, हृदय से अंगों की ओर ले जा रही, वो तो ठीक है। लेकिन इनमें कैसा रक्त बह रहा था? अनऑक्सीकृत। जबकि मैंने लिखाया था कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीकृत बहता है। जबकि इस धमनी में कैसा बहता है? अनऑक्सीकृत। तो अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। दूसरा, नीचे की ओर हृदय में मैंने आपको बताया था कि इसमें कपाट पाया जाता है। कौन सा? अर्धचंद्राकार कपाट। जबकि आपने लिखा था कि धमनियों में क्या नहीं पाया जाता है? कपाट नहीं पाया जाता है। देखो आप लोगों ने लिखा है कि धमनियों में क्या नहीं पाया जाएगा? कपाट नहीं पाया जाएगा। देखो कपाट अनुपस्थित। जबकि इसमें क्या कह रहे हो आप कि कपाट पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? उसका अपवाद हो गया। तो कपाट, इसमें कपाट क्या होता है? उपस्थित होता है। तो कपाट पाया जाता है। कौन सा कपाट? अर्धचंद्राकार। और अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने में बंद होने से किसकी आवाज आ रही थी? डब की आ रही थी ना? किसकी आ रही थी? डब की आवाज आ रही थी आपके अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने बंद होने से, जिसे हृदय की क्या कहा जा रहा था? द्वितीय ध्वनि। हृदय की क्या कहा जा रहा था? द्वितीय ध्वनि। किसको कहा जा रहा था? आपके डब की आवाज को। तो इसमें कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इसी तरह से उधर भी अपवाद है। श्राव में भी एक अपवाद है। श्राव में भी क्या है? एक अपवाद है।
और उस अपवाद का नाम क्या है जो स्राव में अपवाद है? तो स्राव में जो अपवाद है उसका नाम है आपके पल्मोनरी सिरा। स्राव में जो अपवाद है उसका नाम क्या है? तो स्राव में जो अपवाद है उसका नाम है आपके पल्मोनरी सिरा। तो क्या कह रहे हैं आप लोग? पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा बोल रहे हैं, या फिर आप लोग इसको क्या बोल रहे हैं आपके फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा बोल रहे हैं, या फिर आप लोगों ने इसी को क्या बोला है? फुफ्फुस सिरा बोल रहे हैं इसको आप लोग, फुफ्फुस सिरा, या फिर आप लोग क्या बोल रहे हो इसको? असत्य सिरा, असत्य सिरा के नाम से भी जान रहे हो, इन नामों से इसको जान रहे हो आप, पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा या असत्य सिरा। वो आप लोगों ने जब हृदय की संरचना देखी थी तो उसमें देखा था आप लोगों ने कि जो पल्मोनरी जो सिरा है, ये जो पल्मोनरी सिरा है, इस पल्मोनरी सिरा की क्या स्थिति थी? आप लोगों ने उसमें देखा था कि इस पल्मोनरी सिरा की क्या स्थिति थी? पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बह रहा था? अरे पर सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अनॉक्सीकृत। सिराओं में कैसा बहता है? अनॉक्सीकृत। लेकिन ये फेफड़ों से रक्त को कहाँ ला रही थी? कौन से आलिंद में ला रही थी? बाएं आलिंद में ला रही थी या नहीं? अरे फेफड़ों में ऑक्सीकृत हो रहा था रक्त का, उस ऑक्सीकृत रक्त को ये कहाँ ला रही थी? बाएं आलिंद में ला रही थी। तो इसलिए सिराओं में अनऑक्सीकृत बहता है, लेकिन इसमें कैसा बहता है? ऑक्सीकृत। तो एक तो अब बात हो गया, इसमें कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीकृत रक्त बहता है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है इसमें, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। दूसरा क्या मामला था? सिराओं में कैसा था? कपाट है या नहीं? उपस्थित थे, जबकि इसमें कपाट नहीं पाए जाते। तो इसमें कपाट क्या होंगे? तो ये कपाट क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो इसमें कपाट नहीं पाए जाते। तो ये अंतर हो गया, इसमें कपाट नहीं पाए जाते जबकि उनमें कपाट पाए जाते। तो ये अपवाद है पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा या असत्य सिरा, ये अपवाद है। तो ये आपकी धमनी और सिराओं में अंतर था कि धमनी क्या है, सिरा क्या है। ये बेसिक अंतर थे जो आप लोगों को ध्यान रखने कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मानव शरीर का द्वितीय हृदय किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए जो मानव शरीर है इसका द्वितीय हृदय किसे कहा जाता है, नीचे नोट डालकर लिख दो। मानव का द्वितीय हृदय किसे कहते हैं? मानव का द्वितीय हृदय किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? हैं? को कहते हैं मानव शरीर का द्वितीय हृदय। संतुलन खराब है तेरा तो रे, कृष्णा का संतुलन खराब है भाई। सिस्टर्ना कायली, सिस्टर्ना कायली को कहा जाता है सिस्टर्ना, सिस्टर्ना कायली को कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए मानव शरीर का द्वितीय हृदय किसे कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर्ना कायली को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? द्वितीय हृदय कहा जाता है। तो मानव शरीर का द्वितीय हृदय किसे कहा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का द्वितीय हृदय किसे कहते हैं हम लोग? सिस्टर्ना कायली को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? द्वितीय हृदय कहा जाता है। तो मानव शरीर का द्वितीय हृदय सिस्टर्ना कायली को कहा जाता है। तो ये आपकी धमनी, सिरा, रुधिर को लेकर टोटल चीजें। अब बात आती है एक चीज इसमें पढ़ी आपने, रुधिर दाब, रुधिर दाब जिसको आप लोग बीपी कहते हो, ब्लड प्रेशर। बीपी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बीपी क्या चीज है आपके। लिख दिया सबने यहां तक? हाँ, अब देखो आप लोग अगली हेडिंग बनाए इसमें बीपी, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब।
कौन सा है आपके रुधिर दाब, बीपी। ब्लड प्रेशर, बीपी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या सबसे पहले जो मापन करने वाले थे वो कौन थे, स्टीफन हिल्स थे। तो लिख दो आप, बीपी का सबसे पहला मापन स्टीफन हिल्स ने किया है। का सबसे पहला मापन स्टीफन हिल्स ने किया है। और स्टीफन हिल्स ने किस में किया था, तो स्टीफन हिल्स में सबसे पहले किस में किया था, घोड़े में। यदि आपसे कहा जाए कि बीपी का सबसे पहले मापन किसके द्वारा किया गया, तो स्टीफन हिल्स के द्वारा किया गया। किस में किया था, घोड़े में किया था। किस में किया था, इन्होंने घोड़े में किया था। और बीपी का जो मापन जिस यंत्र से किया जाता है, जिस उपकरण से किया जाता है, उस उपकरण का नाम क्या है, बीपी के मापन जिस उपकरण से किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है। एक आता है ना यहाँ बाजू पे लगाते हैं आप लोग, यहाँ एक धमनी पाई जाती है, ब्रोंकियल धमनी। ब्रोंकियल धमनी पाई जाती है, तो बीपी का मापन किस धमनी पर होता है, ब्रोंकियल पर। ब्रोंकियल धमनी पर होता है। तो इससे क्या किया जाता है, जो उपकरण है, बीपी का यदि आपसे मापन पूछा जाए कि बीपी का मापन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल धमनी पर। किस पर होता है, ब्रोंकियल। ब्रोंकियल धमनी में किया जाता है। जबकि यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी, यदि आपसे कहा जाए कि हृदय के बाहरी आवरण को, बाहरी आवरण में रक्त आपूर्ति कौन सी धमनी करती है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी। कोरोनरी धमनी करती है। इसी धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं, कोरोनरी धमनी। तो ये रुधिर के बाहरी आवरण में रक्त आपूर्ति का कार्य कौन करेगी, कोरोनरी धमनी। ब्लड जो बीपी का मापन किया जाएगा वो किस धमनी में किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी धमनी में किया जाता है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल धमनी में किया जाता है। तो यदि बीपी मापन पूछा जाए आपसे कहाँ किया जाएगा, तो ब्रोंकियल धमनी में किया जाएगा। जिस उपकरण से किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है, स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर, स्पेग्मोमेनोमीटर किस उपकरण के द्वारा, किस संयंत्र के द्वारा बीपी का मापन किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा बीपी का क्या किया जाता है, मापन। आजकल तो खैर ऑटो हो गए सिस्टम, पहले मैनुअल आता था, यहाँ पट्टा सा बांधते थे आपके इस बाजू पे और ऐसे पंपिंग करते थे, उसमें वो चढ़ता था पारा ऊपर नीचे। उसमें जो लेवल जांचने के लिए क्या भरा जाता था, पारा भरा जाता था। उसमें लेवल जांचने के लिए क्या भरते थे हम लोग, पारा भरा हुआ रहता था ऑलरेडी उसमें। तो स्पेगोमेनोमीटर में किसका उपयोग होता है, पारे का इस्तेमाल होता है। इसमें पारे का इस्तेमाल होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें किसका इस्तेमाल है, तो इसमें किसका इस्तेमाल है, पारे का इस्तेमाल है स्पेगोमेनोमीटर में। अब स्पेगोमेनोमीटर के द्वारा होगा कैसे, तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होगा, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का बीपी कितना होता है, हाँ? ये क्वेश्चन तो कई बार आता है बच्चों के, हाँ? तो कई बार आता है 120/80 mm Hg।
उल्टा बोल दोगे तो सब सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर लिखी हुई संख्या किसको व्यक्त करती है, सिस्टोल को। मतलब सिस्टोल को, नीचे लिखी हुई संख्या डायस्टोल को। सिस्टोल का मतलब क्या हो गया, संकोचन। सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, संकोचन। और डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, अनुशीतलन। कि ऊपर लिखी हुई संख्या तो किसको व्यक्त कर रही है, सिस्टोल को। इतना होता है, एक सामान्य व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का इतना होता है। इसमें जो ऊपर लिखी हुई संख्या है, आप लोग देख रहे हो 120/80 mm में तो मापा गया है, जी इसलिए लिखा है क्योंकि पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पारे से तुलना की जाएगी, तो इसलिए लिखा है आपके। अब इसमें ऊपर जो लिखी हुई संख्या है ये किसको व्यक्त करती है, सिस्टोल को। सिस्टोल, या जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, संकोचन। तो संकोचन या सिस्टोल को व्यक्त करती है। वो जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो किसको व्यक्त करती है, डायस्टोल को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, डायस्टोल को व्यक्त करती है, जो क्या कहलाता है, अनुशीतलन, मतलब फैलना, अनुशीतलन। डायस्टोल मतलब अनुशीतलन, और सिस्टोल मतलब संकोचन। तो ऊपर लिखी हुई संख्या सिस्टोल को, नीचे लिखी हुई संख्या डायस्टोल को व्यक्त करती है आपकी। तो 120 कितना हो जाएगा, 80। 120 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब उसके बाद देखें, ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी हो गया। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी हो गया। कि एक स्वस्थ व्यक्ति में बीपी कितना होगा, तो 120/80 mmHg होगा। 120/80 mmHg होगा। लेकिन आप लोग कहते हो हाई और लो। एक तो आप लोग कहते हो बीपी का हाई होना और बीपी का लो होना। ये क्या मामला है, यदि आप हाई बीपी के बारे में देखोगे तो हाई बीपी की रेंज कितनी होगी, हाई बीपी मतलब उच्च रक्तदाब। में क्या बोलोगे, उच्च रक्तदाब कब माना जाएगा, तो हाई बीपी वाला कब माना जाएगा, जब ये 140/90 mmHg से ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। 140/90 mmHg से क्या हो जाए, अधिक से अधिक, या तो ऐसे निशान लगा लो या ऐसे लिख दो, से अधिक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या माना जाएगा, हाई बीपी माना जाएगा। यदि लो बीपी की बात की जाए कि लो किस कंडीशन में माना जाएगा, तो अभी जो बीपी की रेंज है वो 90-60 हो जाए। इससे क्या हो जाए, कम। 90/60 से क्या हो जाए, कम, तो वो क्या माना जाएगा, लो बीपी। तो हाई बीपी के लिए 140/90 होगी, जबकि लो बीपी के लिए 90/60 रेंज होगी। लो बीपी के लिए कितनी होगी, 90/60 की रेंज होती है। तो ये आपकी बीपी की क्या है, एक रेंज है, रेंज है, जिसमें मेन तो आप लोगों से ही पूछा जाता है, आप लोगों के लेवल पर ये वाला है कि वयस्क, स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्तदाब होता है तो 120/80 mmHg होता है, आपके ध्यान रखना है। तो ये आपके बीपी को लेकर है आपकी। अब एक ब्लड क्लॉटिंग, इसको तो आप लोग विटामिन में भी पढ़ते हैं, आप ब्लड क्लॉटिंग को विटामिन के साथ पढ़ते हो। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति है या एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो स्वस्थ व्यक्ति में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने समय में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का बन जाएगा, एक स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति है उसमें कितने समय में रक्त का थक्का बन जाता है, तो एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त का थक्का, तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त का थक्का कितने समय में बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कितने समय में बन जाता है, 3 से 8 मिनट में रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। यदि 3 से 8 मिनट में नहीं बनता है तो इसका मतलब आपको किसी से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से, क्योंकि किसी न प्रकार का रोग हो सकता है या कोई समस्या हो सकती है आपकी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने समय में रक्त का थक्का बन जाएगा, 3 से 8 मिनट में थक्का बन जाता है। और थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन
फाइब्रिनोजन। थक्का बनाने वाली प्रोटीन किसे कहा जाता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कहा जाता है। तो रक्त का थक्का कौन सी प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करेगी? रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। लेकिन ये देखो, आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को यदि ध्यान आ रहा हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारी रुधिर वाहिकाओं में रक्त को जमने से कौन बचाता है? हमारे शरीर में एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पाया जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से कौन रोकता है? हैं? रुधिर वाहिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। कौन रोकता है रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से? तो हेपेरिन रोकता है। कौन रोकेगा? हेपेरिन रोकेगा, एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। और हेपेरिन क्या है? एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। तो किन के द्वारा स्रावित होता है? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है, जल्दी बताओ? बेसोफिल्स, डब्ल्यूबीसी का टाइप था बेसोफिल्स, उनके द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ब्लड बैंकों में, ब्लड बैंक में रक्त को जमने से कौन बचाता है? ब्लड बैंकों में यदि आपसे पूछा जाए कि रक्त को जमने से कौन बचाता है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लड बैंकों में रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें? सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाते हैं। सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाते हैं। ब्लड बैंकों में ब्लड को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाया जाता है, जिससे ब्लड नहीं जमे। और ब्लड बैंकों में ब्लड को कितने ताप पर रखा जाता है? यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड बैंकों में ब्लड को कितने ताप पर रखा जाता है, तो आंसर क्या होगा? ब्लड बैंकों में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? ब्लड बैंकों में जो कितना ताप, कितने ताप पर ब्लड को रखोगे? तो आपको ध्यान रखना है ब्लड बैंकों में ब्लड को कितने ताप पर रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा। इसलिए किसी व्यक्ति को तुरंत नहीं चढ़ाते हैं, ब्लड बैंक से निकालने के बाद आध घंटे तक सामान्य ताप पर रखते हैं इसको, और फिर उसके बाद में इस्तेमाल में लेते हैं। तो ब्लड बैंकों में लगभग कितने ताप पर रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। जमने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाते हैं। सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं या सोडियम डेक्सट्रेट मिलाते। तो ये आपकी ब्लड को लेकर है स्थिति। यदि कभी आपसे पूछ ली जाती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑल ओवर, ये ऑल ओवर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही आप लोगों ने कंप्लीटली परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया है, जिसमें आपने रुधिर पढ़ लिया है, हृदय पढ़ा है, इसके अलावा रुधिर वाहिकाएं है, इसके अलावा बीपी है, आपके क्लोटिंग है, सामान्य ब्लड बैंकों के बारे में पढ़ा है आपने। इन सभी चीजों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। चलो, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।